नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया 368 रनों का टारगेट। डेविड वार्नर ने 163 और मिचेल मार्श ने 121 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी ने झटके 5 विकेट। एनसीआर को मिली नमो भारत की सौगात। दिल्ली टू मेरठ अब सिर्फ 1 घंटे में। पीएम मोदी ने दिखाई देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी। दिल्ली में सभी कमर्शियल गाड़ियों को 2030 तक ईवी में बदलने की सिफारिश। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत। पॉलिसी का मकसद दिल्ली से प्रदूषण को हटाना। किसानों की आय 2 गुना होने के करीब पहुंची मोदी सरकार। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र का दावा, महंगाई को देखते हुए एमएसपी बढ़ाना था जरूरी। पैसे लेकर सवाल पूछने में बढ़ सकती है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी बने सरकारी गवाह। बाजार में बिकवाली का दबाव जारी। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। रियल्टी, इंफ्रा, ऑटो शेयरों पर दबाव। इजरायल और भी भयानक युद्ध के लिए तैयार। मोर्चे पर तैनात सैनिकों का नेतन्याहू ने बढ़ाया उत्साह। इधर बाइडेन ने हमास और पुतिन को बताया लोकतंत्र का दुश्मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर भी किया। इस ट्रेन की व्यवस्था संभालने में महिलाओं की खास भूमिका रहेगी। देखिए इस ट्रेन के उद्घाटन की तस्वीरें और जानिए नमो भारत की विशेषताएं दीपाली नंदा की रिपोर्ट में। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की क्षमता रखने वाली पूरी तरह से मेक इन इंडिया नमो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ रूट पर चलने वाली देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किया और स्कूली बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर भी किया। खास बात ये है कि इस ट्रेन में ड्राइवर से लेकर के दूसरी कर्मचारी महिलाएं हैं। आपको बता दें कि मेट्रो की तरह नमो भारत में भी एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रधानमंत्री ने इसे नारी शक्ति की तरफ बढ़ते कदम का प्रतीक बताया है। आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। इस ट्रेन में हर सीट पर ऑनबोर्ड वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरा लगा है। साथ ही ये ट्रेन दिव्यांग फ्रेंडली भी है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के बावजूद नमो भारत का सफर सस्ता होगा। इस ट्रेन में स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 तरह की कोच हैं। स्टैंडर्ड कोच में न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 50 रुपए है। वहीं प्रीमियम कोच में ये 40 रुपए से लेकर 100 रुपए है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में नमो भारत अर्बन कम्यूट की सूरत बदल देगी। मेट्रो निर्माण कार्यों में अन्य देश हमसे काफी आगे थे, लेकिन अब हमने केवल उनके बराबर ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हम जल्द ही उनसे आगे निकलेंगे। 2-3 वर्ष में भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। ये ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। फिलहाल साहिबाबाद से दोहाई का सेक्शन आम जनता के लिए शुरू हो रहा है।
अगले 6 महीने में ये रूट मेरठ तक ऑपरेशनल हो जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और ट्रांसपोर्ट की सूरत दिल्ली में भी बदलने वाली है। दिल्ली में सभी कमर्शियल गाड़ियों को 2030 के बाद ईवी में बदलना होगा। केजरीवाल सरकार ने ये सिफारिश एलजी से कर दी है और अभी इस पर एलजी की मंजूरी बाकी है। वहीं इस पर ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत से एक्सक्लूसिव बात की है, जिसमें कैलाश गहलोत ने कहा कि पॉलिसी का मकसद दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। बिल्कुल यही मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल जो है इसको बढ़ावा देना है, चूंकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है, जब से पॉलिसी आई है, कि इससे पहले जो गाड़ियां चल रही थी उनमें से अधिकांश गाड़ियां गैस पे चल रही थी, सीएनजी पे चल रही थी, वो भी एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल माना जाता है। तो ऐसे में उस नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल को हटा करके बैटरी पर रिप्लेस करने के पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, सीएनजी का भी ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉन पोल्यूटिंग नहीं है। इसमें जो एमिशंस हैं वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में कम है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि ये बिल्कुल नॉन पोल्यूटिंग है। अगर हम बिल्कुल कहें कि ज़ीरो एमिशन जो है वो आज के दिन अगर कोई फ्यूल है तो फिर वो बैटरी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी उस फील्ड में है। मोदी सरकार किसानों की आय 2 गुना करने के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। ये दावा है नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद का। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत में रमेश चंद ने कहा कि एमएसपी बढ़ाने को महंगाई से जोड़कर देखा जाना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीति आयोग के मेंबर श्री रमेश चंद जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। जो कल हाईएस्ट एवर वीट के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई मोर देन 7%, इससे क्या एक मैसेज जा रहा है? सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? सर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आज तक कभी 7% इंक्रीज नहीं हुआ। ये ग्लोबल सिचुएशन 2006 और 9 के बीच में भी एक ऐसी बनी थी। यदि उस पे आप इंक्रीज देखो तो कुछ वर्षों में परसेंट इंक्रीज 7% से भी ज्यादा था। तो यदि आप इन तीनों फैक्टर्स को देखें, इनपुट का प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस और जो एक मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि एमएसपी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो रूलिंग मार्केट प्राइस है वो उससे बहुत नीचे हो जाए। यदि वो बहुत नीचे होगी तो फिर गवर्नमेंट कुछ भी पीडीएस वगैरह के लिए नहीं खरीद पाएगी। हमें पीडीएस को भी रन करना है, फार्मर को भी बेटर प्राइसेस देना है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हैं, उनकी वजह से ये इंक्रीज देना जो है बहुत जरूरी था। मोदी सरकार जब आई थी तो फार्मर्स के इनकम को डबल करने की बात हुई थी। कितने हम करीब पहुंचे हैं अगर हम फार्मर की डबल इनकम करने की बात करें तो? एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम जिसको कहते हैं, उसमें जो इंक्रीज हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक कभी इस तरह की इंक्रीज हुई ही नहीं। प्लस उसमें देखो 6,000 रुपया साल किसानों को एक वो भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ जो हमने कांस्टेंट प्राइस पे इंक्रीज इन इनकम देखा, यदि आप टर्म्स ऑफ ट्रेड देखो, किसानों को जो प्राइसेस मिल रही है उसमें दूसरी इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा उनको टर्म्स ऑफ ट्रेड से फायदा हो रहा है। तो यदि हम इन तीनों चीजों को मिला लेंगे तो कई प्रदेशों में हमारा जो टारगेट है डबलिंग फार्मर इनकम का, उसके हम बहुत क्लोज होंगे। जैसे सर कोई कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं सर? कुछ जैसे आंध्रा में, जैसे मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में, ये टॉप ग्रोइंग स्टेट्स हैं जहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी है और वो क्लोज टू इस टारगेट के क्लोज हैं। और अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली देखने को मिली। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बिकवाली रही। सेंसेक्स 232 अंक गिरकर 65,398 पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,543 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में रही। रियल्टी, इंफ्रा, ऑटो शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। और बाजार में क्यों हो रही है गिरावट? क्या बाजार में रिस्क बढ़ रहा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
दूसरी तिमाही में पूनावाला फिल्मकॉप के नतीजे अच्छे रहे हैं। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 77% बढ़कर 230 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 0.02% बढ़कर 11.42% हो गई है। कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 14% बढ़कर 20,215 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस दौरान कंपनी का ग्रॉस एनपीए घट गया है, 1.3% हो गया है और नेट एनपीए घटकर 0.72% हो गया है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सनसनीखेज आरोप के बाद अब कारोबारी दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। उनका एफिडेविट सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने उनसे संसद की अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किए थे ताकि वो उनकी तरफ से सवाल पोस्ट कर सके। हीरानंदानी के इस एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महुआ ने इसके बदले उनसे महंगे गिफ्ट लिए। वहीं महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और वो आज मानहानि को लेकर होने वाले सुनवाई से पीछे हट गए हैं। इस बीच हीरानंदानी के एफिडेविट के तुरंत बाद महुआ मोइत्रा ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि ये आरोप व्हाइट पेपर पर हैं, न कि आधिकारिक लेटर हेड या नोटिसकृत पत्र में लगाए गए हैं। इसका कंटेंट एक मजाक है। बीजेपी सरकार अदानी मुद्दे पर किसी तरह मुझे चुप कराने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सिर पर बंदूक तानकर दर्शन हीरानंदानी से ये हलफनामा लिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 88 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस ने दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार बदल दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल करने वाले सेफोलॉजिस्ट अब निवेशकों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के बड़े फैसले लेने से पहले कंपनियां इन पोल पंडितों की सलाह ले रही हैं। पोल पंडितों के क्लाइंट्स में एएमसीज, स्टार्टअप्स और न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए ये रिपोर्ट। अब सेफोलॉजिस्ट सिर्फ पोल पंडित नहीं रह गए, वो इन्वेस्टर्स की दुविधा दूर करने में भी मददगार हो रहे हैं। सियासी माहौल के हिसाब से किन सेक्टर्स और कैसे बिजनेस में निवेश करें, इसके लिए भी सेफोलॉजिस्ट की राय ली जाने लगी है। अभी गेमिंग कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा हाई तबाह मची हुई है, तो उनका एक फोकस है कि हमें एक सही जानकारी मिले, तो वो जो बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं उनके पास आते हैं और समय समय पर अपना कंसल्टेंसी और डेटा यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सकें। ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देते हैं, ये बताने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो इस तरह की बड़ी कंपनी एक तरह से इंटरमीडियरीज होती है और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है देश की राजनीति को समझने के लिए, देश की राजनीति का विश्लेषण करने के लिए, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी करने वाली एजेंसियों के मुताबिक उनके ज्यादातर क्लाइंट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, फिनटेक स्टार्टअप, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी जैसे सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। खास करके टेक और गेमिंग सेक्टर के लिए भी राजनीतिक स्थिरता बहुत आवश्यक है और 2024 के चुनाव के बाद भी किसी एक दल या गठबंधन का क्लियर मेजॉरिटी के साथ आना, ये काफ़ी कारणों की वजह से एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जो टैक्सेशन लॉज है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होने चाहिए, बिकॉज आज एक इन्वेस्टर ने एक इन्वेस्टमेंट किया कंसिडरिंग सम टैक्सेशंस एंड सडनली गवर्नमेंट चेंज हुई या टैक्सेशन लॉस चेंज हो गए, तो उनका पूरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बेसिकली वो बैठेगा नहीं, जो उन्होंने एनालिसिस की होगी उस हिसाब से। पॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंसी का काम पिछले कुछ सालों से भारत में तेजी से बढ़ा है। बड़े बड़े सेमिनार, बिजनेस मीटिंग्स के अलावा क्लोज डोर सेशंस में भी सेफोलॉजिस्ट को तवज्जो दी जा रही है।
राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भले ही लाख टके का सवाल है, लेकिन देश और विदेश में बैठे और सही मौके का इंतजार कर रहे इन्वेस्टर्स के लिए ये लाख नहीं बल्कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन डॉलर का सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि आजकल सेफोलॉजी, इलेक्टोरल रिसर्च और कंसल्टेंसी देने वाली कंपनियों की खूब चांदी हो रही है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और अब कुछ खबरें त्योहार से जुड़ी हुई। दिल्ली NCR के रेस्टोरेंट फेस्टिवल्स में खास मेन्यू लेकर आए हैं। अवधी और मुगलई खाने के लिए मशहूर अवध 1590 ने बिरयानी और मुगलई खाने के लिए खास तैयारियां की हैं, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। और इन फेस्टिवल्स में अगर आप उम्दा क्वालिटी के नॉन वेजिटेरियन फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो अवध 1598 आपका इंतजार कर रहा है। और वाजिद अली शाह यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन, खासतौर पे जो अवधी नॉन वेजिटेरियन फूड है, चाहे वो बिरयानी हो या कबाब हो, उनके बहुत शौकीन थे। और उसी थीम पे इस पूरे रेस्टोरेंट को बनाया गया है, जिसके कई सारे चेन दिल्ली NCR में हैं। और आप देख सकते हैं एक लाइन है पूरी अच्छे ऑथेंटिक अवधी खाने की यहाँ पर। ये बताइए सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि फेस्टिवल्स में जो लोग यहाँ आएंगे क्या सर्व कर रहे हैं आप, क्या खास होने जा रहा है? नमस्कार, हार्दिक शुभकामना आप सभी को। और शुभ दुर्गा पूजा में महाषष्ठी, इसमें हम लोग का बेस्ट है मुगलाई क्विजिन और अवधी क्विजिन। तो हम लोग को जो अवधी क्विजिन है उसके साथ हम लोग का जो मुगलाई क्विजिन है, इसका हम लोग का जो अवधी क्विजिन में जो टुंडे कबाब है, दिस इज आवर स्पेशलिटी। ऑल द बिरयानीज फ्रॉम द आउट, जो मुगलाई भी है, जैसे हम लोग का गोस्ट अवधी हांडी बिरयानी, मूर्ख अवधी हांडी बिरयानी, these are our specialty, and मूग रेजाला, this is our actually one of the best signature dish। ये हम लोग का है घोस्ट काकुरी कबाब, and this is also our one of the signature dish। ये है actually मूग अफगानी कबाब, and this is actually our one of the most signature dish निहारी खास। तो ये सब हम लोग का सिग्नेचर डिश है। इसके साथ हम लोग का जो है जब गोश्त गलौटी कबाब, उसके साथ ये लखनऊ पराठा, ये एक्चुअली हम लोग को बोलता है उल्टी तवा के पराठा। ये वेरी वायरलेस पराठा है एंड वेरी थिन पराठा, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन विद द गलौटी कबाब। तो दिस आर एक्चुअली आवर सिग्नेचर डिश। तो अवधी या मुगलई तो हर कोई बना रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं आप बिल्कुल अच्छे उम्दा क्वालिटी के मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इनके बारे में बताएंगे कि ये जो रेसिपी आपने लाई, ये कैसे, हम अवध 1519 क्यों नाम है इसका, ये कहाँ से आया है? ये एक्चुअली अवध 1519 नाम इसलिए है, ये जो आया है एट दैट टाइम एक स्टेट था अवध, अभी जो उस स्टेट का नाम हो गया लखनऊ। तो उसका जो फाउंडर था सादात अली खान, उसने वो जो स्टेट का जो इन्वेंटेड किया था अवध, वही खाना अभी हम लोग को सर्व करता है। इसलिए हम लोग का जो रेस्टोरेंट का नाम है अवध 1590, इसलिए हम लोग वो रेस्टोरेंट के नीचे लिखता है जो पीरियड डाइनिंग एक्सपीरियंस। सो हम लोग अभी बैठ के उस टाइम का जो खाना वाजिद अली शाह जो खाना जो खाते थे, वो खाना अभी हम लोग सर्व करते हैं। बिल्कुल, अगर वाजिद अली शाह जिस तरह का फूड लेते थे, अगर वो आप एंजॉय करना चाहते हैं तो अवध 1590 आपका इंतजार कर रहा है। और ये जो पूरा जो मेनू आपके लिए खासतौर पे बनाया गया है, इस फेस्टिविटी में आप बिल्कुल ऑथेंटिक पीरियड डाइनिंग का आनंद ले सकते हैं। तो दुर्गा पूजा का मेला खाने पीने का एक खास अवसर होता है। ताज पैलेस होटल खास नवरात्रि थाली लेकर आया है। दिल्ली के CR पार्क में लगे फूड स्टॉल पर भी आपको सभी स्वाद मिलेंगे, बता रहे हैं रोहन सिंह। त्योहारों का समय होता है, खाने पीने का समय, और इस वक्त हम CR पार्क में हैं और यहाँ के फूड कोर्ट में हैं। मेला देखने तो लोग आते ही हैं, माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन साथ में ही खाने पीने का आनंद भी लेते हैं। और इस वक्त यहाँ पे देखें अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पे हैं। नायाब किचन है, पुरानी दिल्ली से आया है, क्या क्या बेच रहे हैं ये पूछते हैं। सर बताइए कि क्या खास है, क्या क्या आपकी खासियत है और किस तरह का लोगों का रिस्पांस दिख रहा है? जी, पहले तो मैं बता दूं कि हम बिल्कुल दिल्ली का दिल, जो पुरानी दिल्ली कहलाता है, हम वहाँ से आए हैं। और हमारी 50 ईयर्स ओल्ड हमारी आउटलेट है जो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को पुरानी दिल्ली का जो स्वादिष्ट खाना होता है वो यहाँ पर मिले। और यहाँ पर हमारे पास वेज नॉन वेज में सारी वैरायटी है, जैसे टिक्का है, मलाई टिक्का, ये सब है। और स्पेशली हमारा शॉर्मा रोल जो है, जो कि ओल्ड दिल्ली में बड़ा मशहूर है हमारा, ये कि शॉर्मा रोल जो है ये खाने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर
रिप्रेजेंट की है ताकि लोगों को मिले। तो अगर पुरानी दिल्ली नहीं जा सकते हैं तो सीआर पार्क आ जाइए, क्योंकि पुरानी दिल्ली का जो मशहूर नायाब किचन है वो यहाँ पे आ गया है। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं खाने पीने की। जब आप यहाँ आएंगे सीआर पार्क में तो आपको देखने को मिलेगी। ये है बिहार का मशहूर जो है लिट्टी चोखा की दुकान यहाँ पे है। यहाँ पे इसके अलावा छोले कुलचे भी हैं, चाट बहुत खाते हैं लोग। ये सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं और एक ही जगह पे आपको अलग अलग प्रांतों के जो व्यंजन है वो दिख जाएंगे। यहाँ बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल सेकी जा रही है लिट्टी यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे जो चोखा है ये खासियत होती है आलू बैगन टमाटर मिला के, बहुत ही एक अनोखा स्वाद होता है। इसके अलावा पोटैटो ट्विस्टर यहाँ पे आप देख रहे होंगे। आप जिस भी प्रांत का खाना खोजना चाहें वो आपको यहाँ के फूड कोर्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर खाने पीने की बात करें और चाट पकौड़े की बात नहीं करें वो कैसे हो सकता है, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चाट पकौड़े का लुत्फ उठा रहे हैं। और मैडम ने ये मैम ये टिक्की चाट है। हाँ जी, टिक्की चाट लिया है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था काफी अच्छी है। आप क्या ट्राई कर रही हैं? और जो त्योहारों का मौसम है, मेले का मौसम है, खाने पीने के लिए कितना अच्छा होता है? बहुत बढ़िया होता है। टिक्की चाट यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलती है। लेकिन हम नॉनवेज ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नवरात्रे चल रहे होते हैं, तो इसलिए यही बेस्ट है। टिक्की चाट एक बार ट्राई करके दिखाइए कैसा है, बताइए कि कैसा लग रहा है। ये बहुत खस्ता लग रही है। खस्ता लग रही है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और जैसे मैडम ने बोला कि बहुत सारे लोग नॉनवेज जो नहीं खाते हैं वो चाट पकौड़े का आनंद लेते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल व्रत में हैं या नवरात्रि थाली खाना चाहते हैं तो होटल ताज ने आपके लिए व्यवस्था की है। उनके जो 2 बड़े रेस्टोरेंट है लोया और कैपिटल किचन, वहां पे आपको नवरात्रि थाली मिल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जा रही है। 2500 की आपको लोया में मिलेगी और कैपिटल किचन में आपको 3500 की मिलेगी। और अगर वहां भी जा सकते हैं या बाकी आप जो अलग अलग जगह है वहां पे खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स की क्या तैयारियां हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है आवाज समाचार में। इसरो मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग 21 अक्टूबर कल सुबह 8 बजे के बीच करेगा। आसान भाषा में कहें तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होगी। डिटेल समझते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट से। बताइए विपिन जी। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत की नई उड़ान में क्या क्या शामिल है। टेस्टिंग तो होने जा ही रही है, लेकिन मैं और डिटेल्स आपको देता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में इसरो के साथ मीटिंग की थी और उनके लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय किए। तो इसरो के इरादे आपको बता दें, 2025 में गगनयान जाने वाला है जिसके एक हिस्से की टेस्टिंग होने जा रही है। 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो रही है और 2040 तक चांद पर कोई भारतीय पहुंच जाएगा, ये कोशिशें होंगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग की थी हाल ही में इसरो के साथ और उन्होंने ही ये लक्ष्य इसरो को दिए हैं और उनमें और भी चीजें शामिल है। मसलन जैसे मैंने कहा कि 2025 तक गगनयान उड़ जाए, ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा इसरो को 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाने की बात प्रधानमंत्री ने ही कही है कि लक्ष्य में लेकर चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसरो से कि 2040 तक आप पूरा प्रयास कीजिए कि हम किसी भारतीय को चांद की सतह पर उतार पाएं। इसके अलावा वीनस ऑर्बिटर, इस पर भी काम करने को कहा है और मार्स लैंडर, ये भी 2 मिशन है जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसरो को तेजी से काम करना चाहिए। अच्छा, कल क्या होने जा रहा है? तो कल ये क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग है। पूरा एक रॉकेट है, उसमें ऊपर क्रू होगा। तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो क्रू को कैसे वापस सुरक्षित लेकर आ जाया जाए, यात्रियों को सुरक्षित लाने का ये सिस्टम है जिसकी कल टेस्टिंग होगी और सुबह 8 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये टेस्टिंग होने वाली है। और इसी पर नजर रहेगी कल कि किस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है वो काम करता है। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन इसका नाम है कि भाई अबॉर्ट कर पाएंगे क्या जब ये उड़ेगा और कोई गड़बड़ी हो जाती है तो। जैसा मैंने कहा सतीश धवन सेंटर से इसकी लॉन्चिंग है। टेस्ट व्हीकल यानी टीवी D1 पहली टेस्ट फ्लाइट कल होगी और ऐसी 3 और टेस्ट फ्लाइट, इन्हें कुल 4 टेस्ट फ्लाइट में ये किया जाएगा D2, D3, D4 में, कि भाई सब कुछ सही है, इसकी ट्रेजेक्टरी सही जा रही है, कुछ गड़बड़ होगी तो हम उतार लेंगे अपने यात्रियों को। अच्छा, मिशन गगनयान हम सब जानते हैं, अंतरिक्ष में हमें इंसान भेजने हैं, अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने हैं। गगनयान इन्हें लेकर उड़ेगा। 3 दिन तक हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं अंतरिक्ष में रहेंगे और पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की तरफ ये लोग जाएंगे और 3 दिन का सफर जो अब तक का सबसे बड़ा होगा और 2025 में इसे लॉन्च करने का लक्ष्य है। उसकी कल एक फेज की टेस्टिंग होने जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रहिए खबरों पर अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से सोशल मीडिया के जरिए। नमस्कार।